वीरों की है भूमि वीरांगनाओं का है मान, वीरों की है भूमि वीरांगनाओं का है मान, मरुस्थल है स्वर्ण यहाँ का, महल है यहाँ की पहचान। जिस धरती पर जन्मे महाराणा है यहाँ का अभिमान, वो है हमारा प्यारा राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की धरा वीरों वीरांगनाओं की धरा है। यह धौरों की धरती है, ये महलों की धरती है। जितना प्रसिद्ध यहाँ का गीत संगीत है, वेशभूषा है, खान पान है, उतनी ही प्रसिद्ध है यहाँ की हस्तशिल्प कला। और आज हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी का स्वागत, अभिनंदन अलबेलो राजस्थान में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह से प्रज्ञा ने राजस्थान की संस्कृति की एक माला पिरोई है, सभी मोतियों को एक साथ पिरो दिया है कि यहाँ का खान पान का वैभव हो, संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, यहाँ की वीरता हो, सभी कुछ एक राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। लेकिन आज का दिन बहुत ख़ास इसलिए भी है क्योंकि राजस्थान का हुनर पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोलता है। आज है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। तो यहाँ का जो कारीगर है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, चाहे वो ग्रामीण जगत में हो, चाहे वो शहरी जगत में हो, यहाँ की जो कारीगरी है वो विश्व में अपना परचम लहराए हुए है। आज इसी कारीगरी के बारे में बात करेंगे क्योंकि दिवस भी अच्छा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। तो सभी कारीगरों और बुनकरों को हम आज लेकर अपने साथ चलते हैं, उनके काम को जानते हैं, किस तरह से उनका काम आप सभी के घर की रौनक बढ़ाता है। और इसलिए आज अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर हमने आमंत्रित किया है फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की अध्यक्ष 24-25 रघुश्री पोद्दार जी। रघुश्री जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर। मेरा बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को और सभी दर्शकों को। और पूरे भारतवर्ष में आज इसे मनाया जा रहा है। इसका आपको पता है 15 अगस्त 2015 में हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। जी 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 हाँ, इसकी घोषणा उसी दिन हुई थी। हाँ जी, और आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम 2025 यानी ठीक 10 साल बाद आज समक्ष बैठकर इसकी वार्तालाप कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में जो हथकरघा उद्योग है उसकी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज राजस्थान जो आप बोलेंगे ना, क्राफ्ट, सुपर क्राफ्ट पावर का मुझे प्रदेश लगता है आज भारतवर्ष में। तो आज हम पहुंचेंगे ग्रामीण क्षेत्रों से, तो जो हमारी कारीगरी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आप कोटा की साड़ियों से चालू करिए, जो बहुत ही सुंदर बारीक कपड़ा है, डोरिया जी। और इस कपड़े को आप जब हम पहनेंगे तो फेदर लाइट जिसे बोलते हैं, यहाँ की गर्मी के लिए। तो जहाँ भी आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ेंगे, देश काल परिस्थिति का बहुत बड़ा समावेश होता है। आप यहाँ की बांधनी देखिए, बारीक कढ़ाई, एकदम एक एक राई के दाने जैसी बंधी हुई बंधेज होती है, जो आज देश भर में प्रसिद्ध है। हर तीज त्योहार पे, मंगल कार्यक्रम में हम स्त्रियां और आज तो पुरुष भी पहनते हैं उसे साफे के रूप में, जैकेट के रूप में। तो वहीं से हम पहुंचते मिरर वर्क, बाड़मेरी वर्क, कट वर्क। तो ये सब ग्रामीण क्षेत्र में हमें आज एक राजस्थान में जो टूरिज्म बढ़ा है, जो आज उत्पाद बढ़ा है, तो ज़रूरी लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान के लिए है। इसको बस थोड़ी सी बारीकियों से, रणनीतियों से आज हम एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिससे बहुत आगे बढ़ सकता है। जी जी रघुश्री जी, ये जो जितना भी तरह के आपने भी बताया है कि किस तरह की कारीगरी है, अभी अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरह के कारीगर हैं, खासकर हमारे ग्रामीण जगत में कितनी तरह के कारीगर हैं और कितनी तरह की कारीगरी है, थोड़ा सा और बताएं इस बारे में। देखिए, हम राजस्थान में चालू करते तो 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की घोषणा आपने सुनी होगी। जी जी जी। तो ये बड़ा ही अच्छा है क्योंकि उससे एक तरह की लोकेशन जिसे हम बोलते हैं, जैसे बोली बदलती है, वैसे कला बदलती है। तो वैसे ही अगर हम चालू करते हैं कि आज जयपुर से हम चालू करते हैं, तो जयपुर तो एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है जहाँ पे सभी लोग आके अपना उत्पाद देते हैं। अब आप चलिए देखिए, सीकर में चालू हुआ है बहुत सुंदर बंधेज का काम, जहाँ पे टाई डाई है, वहाँ की कलाकारी अलग है। जैसलमेर में आप चलेंगे तो बाड़मेरी कटवर्क है, वहाँ के जो ट्राइबल सेक्टर है वहाँ मिरर वर्क, हाथ के कशीदा, मिरर्स के साथ जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर उनके ट्राइबल फोक ड्रेसेस रहती हैं, कालबेलिया टाइप की ड्रेसेस रहती हैं, रंग बिरंगी उनकी रहती हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं हमारे राजस्थान में, तो बगरू प्रिंट सुना होगा आपने। बिल्कुल। तो बगरू तो आपको पता है हमारे जयपुर की अब एक अंदर ही आ चुका है, और जितने लोग आते हैं बगरू की फैक्ट्रियां जाकर उनको विजिट करते हैं। वहीं पे अजरक प्रिंट
जो भी बहुत नेचुरल डाई से बना है, वनस्पतियों से। फिर अगर हम पहुंचते हैं, आप इस तरफ आते हैं कोटा की तरफ, तो जिसकी बात की थी कोटा डोरिया साड़ी है, ये सिर्फ वहीं बनती है। और इसे आप एक बार अपनी भूषा में ले लें, वेशभूषा के अंदर, तो देखिए अभी जापान से कई लोग आए थे, इन्होंने कोटा डोरिया के इस कपड़े से स्कर्ट्स बनवाए। अच्छा, तो ये देखिए कि साड़ियों तक ही नहीं सीमित है हम। तो इसी प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर रंग रंगीलो, जो आपने बोला अलबेला राजस्थान, और यहाँ की कला, मतलब इसका आपको क्या बताएं कि बस रंग रूप में ही ये एक स्त्री को, एक पुरुष को, एक बच्चे को बहुत ही निखार देता है। जी जी, जी। मैम, एक तो होता है हथकरघा जिसको हम हैंडलूम बोलते हैं, और एक होता है पावर लूम। हाँ जी, क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हथ का तो नाम ही आ गया, हस्त से बना। बिल्कुल। ये आज चरखा सुना है, चरखा तो एक हमारा प्रतीक है हमारे देश का। वैसे ही हाथ का जो लूम है, हाथ से जो चलती है मशीन, जिसके अंदर बिजली का कोई भी समावेश नहीं होता, और पावर लूम, ऑटो लूम, ये सब बिजली से चलते हैं। हस्तकला एक, जैसे पेंटिंग करता है आदमी अपने हाथों से, वैसे ही वो अपने हाथों की कला से एक साड़ी का या एक टेक्सटाइल का, कारपेट का, कुशन का एक निर्माण करता है। और आज आप देखेंगे कि वो एक एक नॉट से, जिसे हम वॉफ्ट और वेफ्ट बोलते हैं, उसको बुनता है धीरे धीरे, और एक बहुत ही सुंदर साड़ी का, बहुत ही सुंदर वस्त्र का निर्माण होता है। और उसी को ऑटोमाइजेशन, जिसमें फास्ट स्पीड से बढ़ जाए, उस वस्त्र के पावर लूम बोलते हैं, जिसमें बहुत जल्दी से बनता जाता है। अब आप देखिए कि हस्तकला के अंदर एक मूवमेंट दिखेगा, और जो पावर लूम, ऑटो लूम में आएगा, वो एक मशीन का लुक आएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा उनको छूते ही कि ये किस तरह की फिनिश है। जी जी जी। आपको क्या लगता है रघुश्री जी कि ये जो हाथ से बना हुआ शिल्प है और एक मशीन से बनी हुई चीज है, क्या हाथ से बनी हुई चीज की जगह मशीन ले सकती है? अब आप देखिए, एक माँ के बना हुआ हाथ का खाना और एक प्रोसेस फूड के पैकेट के चिप्स को खाना, वही अंतर है जी। अगर आप इसको बहुत ही प्यार से समझें, तो एक प्रेम से बना हुआ, एक हाथ के एक एक सौंदर्य से बना हुआ, क्योंकि हमारे हाथ में एनर्जी, ऊर्जा क्षेत्र होता है, उसी ऊर्जा से बना हुआ, एक मैकेनिकल एनर्जी से बना हुआ। सबसे पहले तो ये बहुत ही भावों का सागर है, हस्तशिल्पकार से बना, उसके मन के विचार हैं, और उसकी कहीं ना कहीं परिस्थिति भी जुड़ी है। और वो जब 8 घंटे अपने हाथों के प्रयास से एक बहुत सुंदर वस्त्र का निर्माण करता है या टेक्सटाइल का निर्माण करता है, तो उसका आप मतलब जिसका मूल निकालना बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, आज भी हम उसका एक मूल बना देते हैं। बट पावर लूम, ऑटो लूम एक मैकेनिज्म है जिसकी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि जी इतनी बिजली लगी, इतना कपड़ा लगा, इतना मशीनरी लगा। तो ये फर्क है दोनों के अंदर। जी, जी, जी। और बहुत एनर्जी के साथ आप बात कर रही है, अभी आपने ऊर्जा की बात की और वो ऊर्जा दिखने में दिख रही है साफ। आपकी हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम अतीत के पन्नों को पलटते हैं। जब आपने शुरुआत करी, कितने लगभग साल हो गए होंगे, और इस उद्यमिता में जब आप आई, हस्तशिल्प उद्यमिता में यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, यात्रा की शुरुआत 20 साल पहले से मैं इस ट्रेड में आई हूँ। अच्छा। और एक्सपोर्ट की ट्रेड में मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, और परिवार का काम था, बट उसमें जब मेरा बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो ऑफ कोर्स परिवार ने मुझे जोड़ा अपने बिजनेस से, और आज उसको एक अलग ऊंचाइयाँ एक अलग शब्द है, बट अलग स्तर पे ले जाना, हैंडलूम से जोड़ना मेरा विशेष रहा। क्योंकि स्कूल में हमने बंधेज सीखा था, हमने टाई डाई सीखा था, बातिक सीखा था। तो जब स्कूल के अंदर, उस जमाने के अंदर हमें इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं भावों से जुड़ जाता है। बचपन में जब आप उस संस्कार से जुड़ जाते हो, तो ये भी एक संस्कार होती है कि अपनी धरोहर से जुड़ना। और वहीं से उसकी इंस्पिरेशन लेते हुए आज जब मैं अपने कार्य क्षेत्र में बैठी, तो मैं तरह तरह के हैंडक्राफ्ट की महिलाओं से मिली। कुछ गाँवों के क्षेत्रों से लोग आते थे, मैडम जी इसको आप बेचिए। तो उसको जब मैं उनसे खरीद के आगे एक्सपोर्ट में उसको टर्न अराउंड करके उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, यानी कि आज विदेश में किस तरह की बॉडी कट्स की कपड़ा है, वहाँ तो ऑफ कोर्स साड़ी नहीं पहनते लोग, बट वहाँ पे जो हैंडक्राफ्ट को पहनने के लिए उनको कट वर्क चाहिए, जो उनकी बॉडी स्टाइल चाहिए, उसको मैंने डेवलप किया और करा। और उससे जब हम एग्जीबिशन लगाई, हमारे एक्सपोर्ट के एग्जीबिशंस दिल्ली में काफ़ी लगती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अच्छे ऑर्डर्स मिले। तो आपका अगर पहला उसको आप समझिए कि कला की तरफ एक कहते हैं ना, खिचड़ी पकाई मैंने, जिसको बोलते हैं कि विदेशी तो कट है और राजस्थानी कटवर्क है और बंधेज है, और उससे बड़ी सुंदर देश बन तो गई, पर आपके अंदर एक पहली
होता है ना प्रशिक्षण में आप जा रहे हैं कि क्या होगा एग्जामिनेशन, और जब वो आप सक्सेस हुआ तो मैं उसमें आगे बढ़ती गई और आज हम बहुत सारी बड़ी ब्रांड्स को राजस्थानी कटवर्क में, राजस्थानी बंदेज में, बीड वर्क में चीज़ें बनाते हैं और उसका निर्यात करते हैं। जी जी जी, आपने कहा कि भारत के बाहर साड़ी पहनने का प्रचलन थोड़ा कम है, लेकिन साड़ी पहन के जरूर देखी जाती है। जब और जब विदेशी सैलानी यहाँ भारत में आते हैं तो साड़ी और यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। बिल्कुल एकदम सही बोला, क्योंकि जब भी हम कभी उनको यहाँ बुलाते हैं तो वो जरूर पहनना चाहते हैं, और कभी कोई शादी में विवाह में बुलाते हैं तो पहले से बोल देते हैं जी हमारे लिए साड़ी करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। और अभी मुझे हालांकि पता पड़ा कि सोशल मीडिया, इंटरनेट के द्वारा विदेशों में बहुत भारी मात्रा पे साड़ी, लहंगे, सलवार कमीज का निर्यात हो रहा है और बहुत विदेशी इसे बड़े अच्छे ढंग से, अनोखे रूप से पहन रहे हैं। और ऑनलाइन इसकी बहुत बड़ी अमेरिका, यूरोप वगैरह में बहुत सेल हो रही है। सही बोला आपने। वैश्विक स्तर पर जितनी भी तरह के उत्पाद हमारे यहाँ हैं उनको बाहर ले जाने की बात कही है, तो कितनी तरह के उत्पाद बाहर गए हैं और क्या आपके थ्रू गए हैं, या लोग जो खुद कारीगर हैं वो खुद भी जा सकते हैं, और बाहर कितना पसंद किया जा रहा है इसे? देखिए, एक जो त्रुटि है हमारी कारीगरों को वहां तक पहुंचने में अभी भी लैप है। अच्छा। क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र का बाहर के जो फॉरेनर्स के साथ का जो इंटरेक्शन है वो देखिए मीडियम आज भी अंग्रेजी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि डायरेक्ट तो ग्रामीण नहीं जाता पर वो हमारे पास आ जाता है। एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, डिजाइनर्स होती हैं, बुटीक्स होती हैं और एग्जीबिशंस लगाने वाली महिलाएं होती हैं, इनके पास वो पहुंचते हैं। हम उनको ब्रांडिंग और एक तरह की पैकेजिंग में डालते हैं। देखिए, ब्रांडिंग आज की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है और वही पैकेजिंग है। तो जब हम उसको उस रूप में अनुकूल कर देते हैं निर्यात के तो वो आगे पहुंचता है। हाँ। तो देखिए, ये तो है टीम वर्क ही है। आप हिंदुस्तान में समझिए, बनाता कौन है, पैकेजिंग कौन करता है, उसको आगे तक कौन बढ़ाता है। तो ये तो आप देखिए, हम एक साथ मिलकर हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ते हैं। जी। रघुश्री जी, भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया है, हैंडमेड इन इंडिया है, इससे हैंडलूम वर्क या हस्तशिल्प कला पर कितना प्रभाव देखने को मिलता है? देखिए, ये तो बहुत ही जरूरी है और अनिवार्य है और भारत सरकार अपना निरंतर प्रयास जारी रख रही है। और मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सी चीज कहाँ बनी है ये उसका अस्तित्व है। आज आप समझेंगे कि आज हापुस आम मुंबई में उगता है तो आज हमें वैसे ही पता है कि आज ये भागलपुरी साड़ी बिहार से है। उसी प्रकार की इसको जो जीआई सर्टिफिकेशन दी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उसी तहत के अंदर मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर आप जाके देखेंगे बहुत सारे विदेश के, अच्छा ये भारत में बना है मेक इन इंडिया। अब आप देखिए कि जो आप बोलना चाह रहे हैं हैंडमेड इन इंडिया, ये हर कारीगर का एक हाथ से बने हुए के सर्टिफिकेशन है क्योंकि ऑथेंटिसिटी आज देना जरूरी है। वो लेबल, टैगिंग और गवर्नमेंट की नीतियों से आज आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अनिवार्य है और ये इस तरह की और भी इन्हें योजनाएं ऐड करनी चाहिए। जी। रघुश्री जी, आपने कुछ देर पहले अपने स्कूल का जिक्र किया था तो मेरे अंदर एक कुलबुलाहट बढ़ गई कि स्कूल का जो ज़माना है वो भूला नहीं जाता। बहुत सारे कारण है कि स्कूल कहीं ना कहीं याद आता है। आपने क्राफ्ट का जिक्र किया तो मैंने भी अपनी 9th क्लास में क्राफ्ट की कुछ चीज़ें बनाई थी, वो आज भी मेरे पास हैं। क्या आज के ज़माने में जो जितने भी स्कूल हैं, आप वहाँ तक बच्चों को सिखाने के लिए कुछ क्राफ्ट ले गए, उन बुनकरों को ले गए, उन कारीगरों को लेकर गए, बच्चों से परिचय कराया उनका? देखिए, बच्चों से परिचय तो हम एक एग्जीबिशंस के थ्रू कराते। अच्छा। और एग्जीबिशंस हमने एक लास्ट ईयर हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी, उसमें हमने स्कूलों का समावेश किया था। उसको हमने जयपुर आर्ट फेयर बोला था और हमने हर प्रकार के राजस्थान में जिस प्रकार के कारीगर होते हैं उन सबको हमने फ्री में बूथ्स दी और हमने लगाया और हमने स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया। अच्छा। और हमने उन्हें भी बोला कि हर स्कूल से एक मॉन्यूमेंट बनाए हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड, विच इज मेड इन जयपुर। तो जयपुर आर्ट फेयर के नाम से उसको किया। अच्छा। तो काफी स्कूल के बच्चों ने अपना अपना जो होता है एक कंस्ट्रक्ट करके एक मॉडल बनाया और उन सबको हमने वहाँ पे विजिट कराया। तो वहाँ पे जो नेशनल अवार्ड विनर आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन थे, उन सब ने अपना अपना बूथ लगाया और अपनी चीजें बनाई और वहाँ पे हमने लाइव शो रखा
तो हर कहीं चरखा लगाया, कहीं ब्लू पॉटरी, कहीं मटके का, तो लाइव इंटरेक्शन से बच्चे सीखते हैं। क्योंकि आज आप देखिए कि किताबी दुनिया तो कुछ पन्नों में बंद हो जाती है, हाँ। पर जब आप लाइव उसे छूते हैं, चरखा, आज मेरा भी पुत्र था, अच्छा मम्मी ये चरखा है, तो वो चरखे के साथ खेल रहा है, वहीं कोई दूसरे बच्चे पॉटरी बना रहे हैं, कहीं हैंड पेंट की साड़ियाँ बन रही है, ब्लॉक प्रिंट से उसे ब्लॉक बना रहे हैं, और ब्लॉक में लोग अपने स्कार्फ और टी शर्ट छाप रहे हैं। तो ये इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है, उसको छूकर उसको एक्सपीरियंस करना। तो बच्चों को उससे जोड़ा जाता है। और स्कूल में, हर स्कूल में, मैं तो ये बोलती हूँ कि जब हमारे टाइम पे होता था, आज ज़्यादातर इंटरनेट या इस तरह की चीज़ों से पढ़ाई कराई जा रही है। क्यों नहीं इसे प्रैक्टिकल टच एंड फील, इमोशनली टच एंड फील एंड लर्न दी स्किल, जैसे हम बोलते हैं कि इसे छूकर और इसे अपने भावों से आप इसे वही हस्तशिल्पकार की तरह उन्हें बताया जाए। जी। तो ये जो चीज़ें आपने जितना ही बताया है, घर का कितना सपोर्ट आपके साथ चल रहा है इन सभी में, या आप अकेली जुटी हैं, घर वालों को साथ लेके आप चल रही हैं या घर वाले साथ चल रहे हैं? देखिए, शुरू में तो घर वालों ने ही साथ दिया था जी, क्योंकि जब आप राजस्थान में 20 साल पहले इतनी महिलाएं काम नहीं करती जी। और मैं मारवाड़ी बैकग्राउंड से, तो हमारे यहाँ पे महिलाएं नहीं जाती थी। मैं अपने परिवार में पहली महिला थी। अच्छा। और इसमें मेरे फादर इन लॉ, ससुर जी का, और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग था। उन्होंने मेरे क्रिएटिविटी को देखकर बोला नहीं, तुम्हें हमारे साथ बिजनेस में आना चाहिए। तो जॉइंट फैमिली बिजनेस में आकर फिर धीरे धीरे हमारा बिजनेस अलग होकर हुआ, और उसके अंदर मैंने अपनी फुल एनर्जी, फुल टाइम 100% देकर 9 से 10 घंटे काम करके, और उसको अपने पैशन ड्रिवन, और क्योंकि कोई भी चीज़ बिना मन की कहते हैं ना, मन का पिरो के ही वो एक बड़ा स्थिर रूप में आता है, तो वो तो है ही। जी, तो उसको जोड़ा, और परिवार के साथ ही ना आप एक कदम आगे बढ़ सकते हो उनके बिना, ना एक कदम पीछे। आप कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ चलते हैं। बहुत अच्छा। राजस्थान की बात चल रही रघुश्री जी, और राजस्थान की बांधनी यानी बंधेज वर्ल्ड वाइड फेमस है। विदेशी लोग भी, अब जैसे आपने बताया कि अब केवल साड़ी तक सीमित नहीं रह गया है, कुर्तियाँ भी बनती हैं, उसकी जैकेट्स भी बनती हैं, साफा भी बनता है। तो हम बंधेज की बात करना चाहेंगे। जो बंधेज होता है, अब फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो फेस्टिव सीज़न में क्या कुछ आप ट्रेडिशनल के साथ में इसमें हैंडलूम का भी कुछ टच देना चाह रहे हैं? किस तरह से इसको नया रूप देते हैं? देखिए, बंधेज जो आर्ट है वो इतना सुंदर आर्ट है कि आज जब आप उसको बांधते हैं और फिर उसको रंग में डुबोते हैं और निकालते हैं और फिर वापस खोलते हैं, तो एक सुंदर कला निकलती है। अब इस कला के साथ हम जिसको बोलते हैं क्राफ्ट, हमें अपने स्क्रैप बुक सुनी होगी कि एक के साथ एक चीजें चिपका के जोड़ के, तो हम बांधनी के साथ में मिरर का काम करते हैं। उस जैकेट के ऊपर हमने जरदोजी का काम करते हैं, हम कई बार पंजाब की फुलकारी डाल देते हैं। तो जो पूरे भारतवर्ष का क्राफ्ट है, हम जब मिक्स मैच करते हैं और उसको हम आगे एक अच्छे नए कट में, जैसे आज की मॉडर्न लड़कियां ड्रेसेस पहनना चाहती हैं और आज आप समझिए टॉप्स पहनना चाहती हैं, स्कर्ट पहनना चाहती हैं, हम उसके अंदर ये मिक्सिंग ऑफ टू आर्ट्स, जिसको दो कला का समावेश बोलते हैं, और उसको बनाते हैं, तो उसका जो रंग रूप है वो निखर जाता है और फिर वो डिजाइनर वेयर में आ जाता है। जी, तो डिजाइनर लहंगों के रूप में आज आप देखेंगे बड़े बड़े डिजाइनर्स ने यही काम किया है, और इसको लेकर एक कहते हैं ना कि एक आर्टिस्टिक वेयर, और जिसको वेरेबल आर्ट हम बोल सकते हैं, उस रूप को दिया है। जी रघुश्री जी, आपने बात की है कि आज का जो यूथ है इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, लेकिन क्या आज का यूथ इस तरह की आर्ट में भी आना चाहता है? क्या वो खुद भी डिज़ाइन करना चाहता है, कुछ नए डिज़ाइन बनाना चाहता है? देखिए, आज का जो यूथ है इसको थोड़ी सी हमें संस्कृति और धरोहर से जरूर जोड़ना चाहिए, और ये मुझे लगता है स्कूल में कंपलसरी एक्ट दे देनी चाहिए। क्योंकि आज क्या हो रहा है, एआई का जमाना आ गया, सब कुछ इंटरनेट पे उनको मिल जाता है, तो वो रिसर्च जो होती है ना, कि जैसे एक आदमी रिसर्च करता था कि हम इलाकों में घूमते थे, स्कूल में हमें ट्रिप्स पे ले जाते थे, फैक्ट्री विजिट पे, जी हाँ बंधेज हो रही है, यहाँ ब्लू पॉटरी हो रही है। अब इस तरह के जरूर ही स्कूल में इस तरह का काम करना चाहिए, और इनको फील्ड वर्क, क्योंकि आज क्या हो गया है कि हर कुछ एक बंद किताब, बंद कमरा,
और एक बहुत ही कंफर्ट जोन दे दिया गया है। तो क्यों नहीं हम उनको एक एक वहीं पे ले जाएं और उस कला क्षेत्र से जोड़ें, उस आर्टिस्ट से, उस कारीगर से जोड़ें जिसने उसको एक रंग रूप दिया है। तो ये एक औषधि के रूप में काम करेगा, थेरेपी के रूप में, चाइल्ड लर्निंग के अंदर ही अगर डाला जाए तो स्कूल जब डालता है तो वो डिसिप्लिन में आ जाता है। माँ बाप के साथ बच्चे उसको कई बार सिर्फ एक इंजॉयमेंट ले लेते हैं, पर जब स्कूल में डाला जाएगा डिसिप्लिन में तो आदमी के डीएनए में आ जाता है कि जी ये तो करना ही है। और फिर किस बच्चे का इंटरेस्ट रुझान होता है, वहीं से वो चालू होता है जी। अब आप देखिए क्राफ्ट कॉलेजेस हैं, ये हमारे पास बच्चे आते हैं हमारे पास हमारी इंडस्ट्री के अंदर पढ़ने के लिए, और उनके पास जो पढ़ाई की जाती है वो ज्यादातर रैंप के कपड़े बनाना सिखाई जाती है, उनको एग्जैक्ट कला से नहीं जोड़ते। तो जब वो एग्जैक्ट कला से जुड़ेंगे और उन कारीगरों के साथ उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस में वो इंटर्नशिप करने आते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि उनको कुछ समय उन कारीगरों के साथ व्यतीत करना चाहिए और वहीं से उनको कारीगरों को एक नई डिजाइन मिले और इनको एक पुरानी संस्कृति से जुड़ाव मिले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरे ख्याल से ये काम हमारा भारतीय शिल्प संस्थान बहुत बखूबी तरीके से कर रहा है, और इस बारे में पहले भी हम अलबेलो राजस्थान में बात कर चुके हैं शिल्प संस्थान के बारे में, जहाँ पर एक जो परंपरा से जुड़े कारीगर आते हैं और वो आज की पीढ़ी को अपनी परंपरा से परिचित करवाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज आप बताइए कि मीडिया में तो सब चीज कैद हो जाएगी, पर क्या रियल चीज को छूकर उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुनकर और उसकी जो कितनी चुनौतियां हैं आज एक हस्तशिल्पकारी के पास, जब आप उसकी कहानियां सुनेंगे उसके पास बैठकर तभी समझ पाएंगे। जी, चुनौतियों की आपने बात की है रघुश्री जी, किस तरह की चुनौतियों को वो सब सामना कर रहे हैं और क्या आपकी रणनीतियां हैं उन चुनौतियों से किसी हद तक उनको मुक्ति मिल सके और वो इस क्षेत्र में और आगे अच्छा काम कर सके? देखिए चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि आज आप देखिए कच्चा माल पहुंचना, और कच्चा माल के अंदर भी आज इतनी मिलावट हो रही है कि पॉलिएस्टर कॉटन धागों की इतना मिश्रण हो रहा है कि आज आपको उन तक पहुंचना और उनके पास कोई सर्टिफिकेशन न जानना भी एक बहुत बड़ी मुठभेड़ है जो वो रोज जूझते हैं। दूसरा, आज उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक का इतना इंटरनेट सुविधाएं आज आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे नहीं है, और वहां पर भी अभी नॉलेज का प्रसारण है पर उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा है जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, आज निरंतर काम करने से हम पहुंच जाएंगे, पर फिर भी आज सरकार को थोड़ा सा अगर इसके अंदर दे दें तो आज भारत ना क्राफ्ट पावर बन जाएगा। जी 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 जी। और जिसे सोने की चिड़िया हम बोलते थे वो वापस उस रूप में आ जाएगा अपनी कला के क्षेत्र से। फिर तीसरी चीज है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ये दो चीजें उन पर बहुत ही अभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, ब्रांड का रुझान नहीं है। और वहां पे दूसरी चीज और जो अभी मैंने समझी, पैकेजिंग। आज कोई भी प्रोडक्ट को आगे बेचने में पैकेजिंग की बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आज जिस प्रकार से उसका रैपर होता है, उसका डब्बा होना चाहिए, या उसको संभाल के भेजना, अगर मिरर वर्क है तो उसको किस डब्बे में भेजना, ये सब ज्ञान भी जरूरी है। तो कच्चे माल से लेकर पैकेजिंग तक की ये चुनौतियों को अगर हम बहुत ही तरीके से उसको एक लाइन कर दें जिसका एक लाइन वर्क चले, बिल्कुल, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जी जी जी। रघुश्री जी, अभी आपने जिक्र किया एआई का, तो एआई में हम शहरी लोग थोड़े डरे भी हैं कि कहीं हमारे हाथ का काम तो नहीं चले जाएगा, लेकिन कुछ अवसर भी हमने ढूंढा है कि एआई है तो ये अवसर भी मिल सकता है। लेकिन जो हमारा ग्रामीण इलाका है, क्या वहाँ पर भी एआई जो शब्द है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये वहाँ पहुँच गया है? क्या लोग इससे मिल चुके हैं शब्द से? देखिए अभी एआई तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी एक कहते हैं ना काल्पनिक है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ इसे सुन रहे हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम ही और वक्त बताएगा जी। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो मुझे नहीं लगता अभी एआई तक पहुंचा है, बट हाँ आज कुछ लोग जो बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं और एआई समझते हैं, देखिए अब वक्त ही बताएगा, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कला एक ऐसी चीज है जो कभी लुप्त ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये हाथ की ऊर्जा है जो मैंने बोला, और ये हमारा कहते हैं ना जहाँ पे हमें पीस और मेडिटेशन का काम करता है। ये एक तरह की अंतर की अपने जो आत्मा है, आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। तो जब भी हम इसके साथ जुड़े रहेंगे तो ये और हमारी संस्कृति और हमारी युवा पीढ़ी से जुड़ी रहेगी, इसको सस्टेनेबल बनाएगी कि जी हाँ इससे पर्यावरण का नुकसान नहीं है, तो हम जुड़े रहेंगे। एआई तो देखिए एक आदमी का भ्रम भी है,
एक आदमी कल्पना से बन गया, उसने आपकी साड़ी पहन ली। जी। तो क्यों ना भौतिकवाद को और हमारी परंपरा को एक जोड़ के एक बैलेंस क्रिएट करा जाए। जी। और अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस होगा तो आप देखिए कोई ना कोई विनाशी होगा। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। अभी आपने कुछ देर पहले जीआई का जिक्र किया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इससे कारीगरों को किस तरह लाभ हो रहा है? देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप देखिए हमारे भारतवर्ष में देश काल परिस्थिति हर कोस में बदल जाती है, और इस चीज़ को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो गवर्नमेंट ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट दिया। इससे आज पूरे भारतवर्ष में, आज आप चालू करिए कश्मीर में, कश्मीर के पश्मीना है, तो वो इंडिकेशन है कि जी यहाँ पश्मीना शॉल बन रहा है, पंजाब की फुलकारी हो गई, जी। राजस्थान की बंदेज मिरर वर्क हो गई, और गुजरात की पटोला हो गई, महाराष्ट्र में आप पहुंचेंगे तो पैठनी हो गई, और कर्नाटका में आप पहुंचेंगे तो वहाँ की जो सिल्क की साड़ियाँ हैं, तमिलनाडु में कांजीवरम हो गया, जी। तो आप उड़ीसा में पहुंचेंगे तो संबलपुरी हो गया। तो ये जीआई सर्टिफिकेशन एक तरह की ऑथेंटिसिटी दे रहा है कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के धागे में, इस क्षेत्र की जो पर्यावरण की जो रेखांकित करी जाती है कि यहाँ पे इस रूप में मिला है, तो वो सब चीजें समावेश है। धागे को बुनने में मॉइस्चर भी काम करता है, वहाँ का पानी भी काम करता है, तो वो उस तरह की उजागर करता है। और हमारा भारतवर्ष आप देखिए कि यहाँ पे पहाड़ों से लेकर समुंदर से, नदियों से और डेजर्ट सब कुछ है, इसीलिए से देवभूमि कहा गया है। तो इसीलिए यहाँ की कला भी में भी कहीं ना कहीं आत्मा में देवताओं का स्थान है। जी। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ अलबेलो राजस्थान के इस मंच पर फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर 24-25 की अध्यक्ष रघुश्री पोद्दार जी मौजूद हैं, और उनसे आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में बातचीत हो रही है। बहुत सारे हस्तशिल्प के बारे में आपने बताया रघुश्री जी, और स्त्रियों की जो रुचि है जहाँ पर, उस बारे में बताया। अभी हम सभी ने मिलकर पिछले दिनों में तीज मनाई है, आने वाला दिन रक्षाबंधन का है, फिर हमारा स्वतंत्रता दिवस आएगा, उसके बाद हम गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं। त्योहारों का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब जितने भी जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, जो हस्तशिल्प के हुनरमंद, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो कारीगर हैं, इन सब की क्या तैयारी है और आपकी क्या तैयारी है कि आने वाला त्यौहार जो है उसमें ये जितनी नई चीज़ें बनी हैं वो वहाँ जनमानस तक पहुँच सके? देखिए, भारत ना एक बहुत बड़ा सारे मतलब फेस्टिवल्स जिसे हम बोलते हैं कि हमारा एक रंग रूप बहुत ही है, और राजस्थान तो इसमें मुझे लगता है कि पहले नंबर पे आता है, क्योंकि हम अपनी सारी धरोहर से आज भी उतने ही प्रेम पूर्वक मिलते हैं। जी। सावन आया तो हमने लहरिया पहना, और अब राखी आ रही है तो हम रंग रूप में बंधेज भी पहनते हैं, और नवरात्रों के अंदर हमने बहुत ही सुंदर अपने मिरर वर्क बंधेज के लहंगे, और यहाँ से बहुत ही तरह के लोग आज माता की सवारी के लिए नृत्य करते हैं, तो वो उस समय सुंदर सुंदर लहंगों का और ओढ़नियों का प्रतीक है। और वहीं आगे दिवाली आती है, तो कुछ ना कुछ हम जुड़े रहेंगे। तो देखिए, जब बहुत सुंदर डिजाइनर अपने क्षेत्र से जुड़ता है और कुछ ना कुछ को वो बनाता है, अनूठा रूप देता है, एग्जीबिशंस लगाता है, और आज एक कारीगर ने जब अपना बहुत सुंदर समावेश करके एक नई डिजाइन बनाता है, वो 6 महीने पूर्व इस कार्य में जुड़ जाता है। आप ये सोचेंगे कि आज दिवाली आ रही है, पर उसका काम 6 महीने पूर्व चालू हो गया है, और जब वो आ जाता है तो डिजाइनर उसके अंदर अपना कपड़ा खरीदती है, वो अपने नया कटवर्क डालती है, नई डिजाइन डालती है, एग्जीबिशन लगाती है, और वहीं पर तरह तरह के स्त्री पुरुष आकर हमारे जैसे और उनको आकर पहनते हैं। और आज बहुत ही बढ़िया हो गया, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे हम डालते हैं जी हमने यहाँ से ये ड्रेस ली, तो ये अपने आप में बड़ा ही सुंदर एक प्रतीक चल रहा है। और कारीगरों को आप देखेंगे कि जब वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं तो विदेशों में तो ट्रेंड्स चलते हैं, हमारे यहाँ पे रंग रूप पहले से ही पता है कि जी दिवाली पे हम ये रंग पहन रहे हैं, होली पे हम ये रंग पहन रहे हैं, तो हमारे को बहुत रंगों में खेल नहीं करना होता है, हमें बस डिजाइनों में नया रंग रूप डालना होता है। जी रघुश्री जी, अभी आपने लहरिये का जिक्र किया, और लहरिये का जिक्र मैं बहुत देर से करना भी चाह रही थी, क्योंकि सावन का जो महीना होता है उसमें स्त्रियां लहरिया बहुत पहनना पसंद करती हैं, तो क्या इस लहरिये के साथ भी आप कुछ मॉडर्न टच देना चाह रही है? क्योंकि अब मोठड़ा और लहरिया ये सावन में बहुत पहना जाता है, इस बारे में बताएं। देखिए, लहरिया राजस्थान का एक बहुत ही सुंदर रूप है जो सावन के प्रतीक को बताता है। उसमें लहरें आती है, रंगों का एक अनूठा लहर है, समुद्र के उत्थान जैसा है। और इसमें हर तरह के रंग होते हैं, पचरंगी लहरिया, 2 रंग के लहरिया और मोठरा,
बारीक किया हुआ। अब इसके अंदर जो आज हम लोग करते हैं इसके साथ मिरर वर्क जोड़ देते हैं। और कुछ मैंने अभी लहरिया देखा कि जो कोटा डोरिया पे लहरिया है, फिर उसके अंदर जरी गोटा के अंदर जो एक साउथ का कपड़ा आता है जिसमें बनारस में भी वीविंग होती है, साउथ से भी होती है बनारस, उस कपड़े को लाकर डिजाइनर्स यहाँ पे लहरिया बनवा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कपड़ा हर तरफ से आकर लहरिया डिफरेंट डिफरेंट रूप में आ रहा है। तो उसके साथ उसके अंदर आज बहुत सुंदर कारीगरी का मिरर वर्क हो रहा है। और अभी मैंने कल परसों देखा कि बंधेज और लहरिया का भी बहुत बड़ा मिक्सचर बनाया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि हमारी कला को जो नए डिजाइनर्स पढ़ के आ रहे हैं वो इनको मिक्स मैच कर रहे हैं और कारीगरों के साथ बैठकर और अच्छे अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के साथ बैठकर इसको एक अलग रूप दे रहे हैं। और राजस्थान आज मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ गया है इन चीज़ों में। जी 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 रघुश्री जी, आपसे हमने आपकी जो जितने भी राजस्थान के जो कारीगर हैं, जो हस्तशिल्प है, जितना भी हथकरघा का जो काम है, वो उसके बारे में हमने जाना आपसे। लेकिन अगर आपके जीवन को देखें तो एक नया पहलू भी खुलता है। हम अतीत के पन्नों में तो जाते हैं, जैसे प्रज्ञा ने कुछ अतीत के पन्ने खोले और स्कूल तक गए, लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान की जिज्ञासा होती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आपने जीवन का एक नया पहलू जिसमें आप दक्ष हैं, आपने ज्योतिष में भी अपने हाथ आजमाए हैं, और इस ज्योतिष जो विद्या है वैसे तो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन हर इंसान चाहता है कि मेरे भविष्य में क्या होने वाला है। ये ज्योतिष से जुड़ना कैसे हुआ? देखिए, ज्योतिष जुड़ना कोई कहते हैं ना जैसे बाय बर्थ, जी बाय बर्थ मुझे बहुत चीज़ें ऐसे पता थी। हाँ। मैं स्कूल में बैठे बैठे प्रिडिक्शन करती थी, देखिए आज ये टीचर नहीं आएंगी। अच्छा। तो टीचर नहीं आती थी तो कई बार किसी को कुछ बोल देती थी कि अब ये होगा। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं सिक्स्थ इंट्यूशन जिसे सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, तो वो था। हाँ। तो पढ़ते पढ़ते मेरे दादाजी की बड़ी सुंदर लाइब्रेरी थी, तो उसमें कुछ ज्योतिष की किताबें थी। तो उस समय तो देखिए टीवी होता नहीं था, बहुत कम मिलता था, आधे घंटा का कोई चित्रहार प्रोग्राम आता था वो हमें मिलता था। तो बाकी टाइम हम किताबों में व्यतीत करते थे। तो मैं कई बार उनकी किताबें खोल के मैं सीधे ज्योतिष की किताब मैं पढ़ती रहती थी। तो मैंने 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ना चालू किया। अच्छा। पढ़ते पढ़ते मुझे हस्त देखना आ गया, तो मैंने स्कूल टाइम से चालू किया मस्ती में। तो जब वो बातें सत्य होने लगी तो मुझे अपने अंदर लगा कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी साइंस है। हाँ। और इसके मैंने रिसर्च करना चालू की किताबों के रूप में कुछ ज्योतिषों से मिलकर। जी। और अब फिर बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने एक इंस्टीट्यूट में ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई की। अच्छा। तो शुरू में बात तो इस तरह से हुई क्योंकि जो बातें बोली जाती थी वो सत्य हो जाती थी, और होते होते फिर जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे पता पड़ा कि ऋषि मुनियों ने अपने एकांत में जाकर ध्यान लगाकर इसके अंदर जो किया ये एकदम साइंटिफिक है, साइंस है, इसमें कहीं भी अंधविश्वास नहीं है। और हमें भारतवर्ष को बहुत ही गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे पास ये ज्ञान है जी। और इसे जोड़ा गया और इसको जब पढ़ा तो आज मुझे समझ में आया कि बहुत सारा इसके अंदर रेलेवेंस है। सिंपल बात है, जैसे आप एक ब्लड टेस्ट कराते हैं जी, बिल्कुल। उसके बाद आपको पता पड़ता है डेफिशिएंसी विटामिन डी है, ई है, ए है। हम आपका चार्ट पढ़कर आपकी डेफिशिएंसी बताकर आपको बता सकते हैं कि आप ये कार्य करें और ये नहीं। और ये सब कुछ नहीं है। जब बच्चा जन्मता है तो 90% उसमें जल होता है। और आपने देखा होगा समुद्र में उत्थान मतलब उसका हाई टाइड लो टाइड चंद्रमा से होता है, ग्रेविटेशनल पुल। तो जैसे ही आप जन्मते हैं आपके ऊपर सारे ग्रहों का ग्रेविटेशनल पुल होता है और वहीं से आपकी जन्म का रेखांकन हो जाती है। क्योंकि आप कहाँ जन्मते हैं, किस डिग्री पे जन्मते हैं, और ये ऋषि मुनियों ने एक डिफाइन कर दिया। उसको हम पढ़ना सीखते हैं, यही है ज्योतिष। और वहीं से हम बता पाते हैं कि आपके अंदर ये एनर्जी आप आगे क्या कर पाएंगे। जी 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 जी। ज्योतिष आपने सीखा, ये ज्योतिष आपके काम में जो भी आप हैंडलूम वर्क करते हैं उसमें आपको कितना सपोर्ट करता है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसमें बिलीव करती हूँ और बहुत सपोर्ट करता है। मैं कुछ भी अच्छा काम मुहूर्त देख के करती हूँ। मुहूर्त क्या होता है कि जब सारे पावरफुल एनर्जीज ग्रहों का हमारे ऊपर राइट एनर्जी उस क्षेत्र में पड़ रही है, उस समय जब आप चालू करते हैं तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो कोई भी गलत निर्णय नहीं लेगी। सब चीज निर्णय पर होती है। तो अच्छे मुहूर्त पे काम चालू करेंगे यानी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे होता है, तो उस समय सारी ऊर्जाएं एकत्रित होकर आपके अंदर एक नई ऊर्जा डालती हैं। उसी प्रकार जब हम काम करते हैं तो हमारा निर्णय सही होता है। तो मैं काम करने के पहले जरूर अपना समय देखती हूँ कि समय सही है, तो उस समय शुरू काम तो हम दिन भर करते हैं पर नया काम। और जी हाँ, मैं ये जरूर देखती हूँ कि
कि ये कौन सी समय काम करना चाहिए और किस तरह के लोगों से जुड़ना चाहिए, तो ये ज़रूर काम आती है। वास्तु भी बहुत काम आती है, क्योंकि वास्तु इज़ अ साइंस ऑफ सन एंड एयर। जी। अच्छा। और सूरज तो आज हमारे कहते हैं कि जीविका का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बिल्कुल। तो उसी एनर्जी फ्लो, ये सब ऊर्जा क्षेत्र है, ऊर्जा का कारण है। इस सबको अपन जब इन कहते हैं कि अंदर डाल के अपने अंदर उसको छोटी छोटी रेखाओं से जोड़ते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जी रघुश्री जी, हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उत्सर्जित होते हैं और उसमें हमारा उत्साह भी बढ़ता है, ऊर्जा भी बढ़ती है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति को पता है कि सही मुहूर्त पे हम काम करेंगे तो वो शुभ फलदायी होगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति एक प्रश्न किसी भी ज्योतिष से ज़रूर जानना चाहता है कि मेरा भविष्य कैसा है। ये भविष्य के प्रति इतना जिज्ञासा क्यों है व्यक्ति के मन में कि भविष्य कैसा होगा? देखिए, आदमी जो भी करता है अपने कल के लिए करता है, और कल कभी नहीं आता और रोज भी आता है। तो ये बड़ा ही सुंदर चीज़ है। जी हाँ, मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, मैं पत्रियां देखती हूँ, तो लोग मुझसे ज़रूर मिलके पूछते हैं कि कल क्या होगा। तो देखिए, कल कुछ तो होगा, और कल का निर्णय हमारे आज के कर्म से जुड़ता है और आज की स्थिति से जुड़ता है। और कुछ हमारे ग्रहों की ऐसी होती है कि हमारे कहते हैं कि जो दशा कराती है जी, वो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। दशा और दिशा दोनों ज्योतिष में जुड़ी होती है, कुछ पूर्व जन्मों से, कुछ आपके जन्म स्थानों से, कुछ कर्मों से। हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, औषधियाँ होती हैं ज्योतिष में, तब हम उनको बता देते हैं कि जी कल आप ये करेंगे तो ऐसा होगा, और आप सही निर्णय लेंगे और सही हमारे जो संस्कृति में जुड़ी चीजें होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक छोटा सा होता था कि घर में पहली रोटी गाय की निकलती है, और एक पशु की निकलती है। तो वैसे ही छोटी छोटी चीजें होती हैं कि घर में सीधा कदम बाहर निकले, बड़ों का सम्मान करके निकले, तो आशीर्वाद से बनी हुई हर चीज को एक अलग ही रूप मिलता है, जहाँ पे आशीर्वाद मतलब पॉजिटिव शब्द। तो वो आप देखिए, बड़ों के मुंह से निकलता है। आज आप मंदिर में जाते हैं, कोई ना कोई संत बैठे होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी यही बोलती है कि जो आपसे जुड़ी हुई चीज को आप करते रहें, फिर भी बुरा समय आएगा। बुरा समय को झेलने का आप में बहुत बहुत आपका जो ऑरा होता है वो बढ़ जाता है। पूजा पाठ से, जो मंत्रों का उच्चारण है वो वाइब्रेशंस होती है, और अच्छे कर्मों से, तो बुरा समय आपके छू कर निकल जाएगा, वो इसीलिए निकलता है। जी। तो ये चीजें हैं जो लिखी हुई है, और हम उन्हीं को बताते हैं, और हर भारतवर्ष को इसका एक बहुत भारतीय को मानना चाहिए कि इसके अंदर बहुत बड़ा एनर्जी फील्ड, ऊर्जा छुपी हुई है। इसको अंधविश्वास में ना लें, और इसको एक सकारात्मक शक्ति की तरह ले। बिल्कुल। प्रणय, मैंने कई लोगों से सुना है कि वार के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ये हमारे जीवन पे कितना इफेक्ट डालता है? जी जरूर करता है, क्योंकि रंग ही सब कुछ है। अब आप देखिए, सिर्फ सफेद कमरे में बैठे हो, सब कुछ सफेद हो, तो आदमी कहते हैं कि पगला जाता है। तो रंग बहुत जरूरी है। हम सोमवार चालू करते हैं, जिसे शिव जी का वार कहा जाता है। इस दिन सफेद कपड़ों को पहना जाता है, और वहां से शांति का प्रतीक होता है। सोम वैसे भी ठंडा होता है, सफेद ठंडक देता है। मंगल को जाते हैं, मंगल हनुमान जी का लाल रंग की ऊर्जा ही अलग होती है। आदमी एक तरह से अपनी ऊर्जावान शक्ति में आ जाता है। बुधवार गणेश जी का प्रतीक होता है, हम हरा रंग पहनते हैं। शिव जी, ये गणेश जी को धूप बहुत पसंद है, हरी धूप, तो उनको हरी मूंग, तो उनका हरा रंग होता है। बृहस्पतिवार को अपन विष्णु भगवान का बोलते हैं, तो उसके अंदर पीला रंग, और पीले चावल खाते हैं, केले की पूजा होती है। शुक्रवार लक्ष्मी जी का वार है, लाइट पिंक, सिल्वरिश कलर, थोड़ा सा उसमें व्हाइट का समावेश, तो बहुत ही सुंदर कमल रूप हो जाता है। शनिवार शनि का, उनको तो डार्क नीला काला बहुत पसंद है। और रविवार सूर्य का, तो उसके अंदर अपन सूर्य की किरणों जैसा रंग पहने। तो ये तो क्या है कि उनसे एक बहुत बड़ा एनर्जी फील्ड बन जाता है। और वो आपके ऑरा को बढ़ाता है। आपने हर दिवस के कपड़ों का प्रज्ञा के पूछने बहुत अच्छी तरह से बखान किया कि कैसे क्या रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं, और ये वास्तव में एक बहुत सही ऊर्जा भी देते हैं और सही असर भी डालते हैं। आपने अभी कुछ देर पहले वास्तु के बारे में बताया कि सूर्य का तेज और वायु की शीतलता हमारे जीवन में बहुत असर डालती है। अब ये कैसे निश्चित किया जाए कि किसी घर का वास्तु ठीक है या नहीं ठीक है, उसके अनुसार आगे बढ़ा जाए? देखिए, वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज घर में किस तरफ से आप प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य ईस्ट से अगता है, वहां जब सुबह की रेज होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होती है। तो वहां से जब अल्ट्रा वायलेट रेज आपके अंदर घर में आती है, तो बीमारियां कम होती हैं, ताजी हवा आती है। एंड में जब आप साउथ वेस्ट को कहते हैं कि बड़ा करिए, क्योंकि वहां पे जब तक
सूर्य पहुंचता है वहां तक पोल्यूशन आ जाता है, गर्माहट आ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो वहां से बंद रहना चाहिए, क्योंकि उस समय वहां की जो रेज आएंगी वो बहुत कड़क होंगी, वो शरीर के लिए बढ़िया नहीं है। हमारा कोमल है, पंच तत्वों का बना हुआ कोमल शरीर है, तो उसके अंदर की ऊर्जा उस मकान में वैसे ही निर्णय लेंगे, वैसे ही शरीर होगा, स्वस्थ दिमाग होगा, स्वस्थ निर्णय होगा, तो घर में लक्ष्मी आएगी, सरस्वती का वास होगा, पीस होगा। तो ये उस तरह की ऊर्जा का खेल है कि किस तरफ से हमारे दरवाजे होने चाहिए, किस तरफ से विंडो होनी चाहिए, किस तरफ से घर के बड़ों का वास होना चाहिए, बच्चे कहाँ होने चाहिए, किचन में मुंह किस तरफ करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैग्नेटिक एनर्जी होती है। जब आप साउथ की तरफ मुंह करके भोजन करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो वो जो एनर्जिक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी खींच लेता है, क्योंकि हमारे अंदर आयरन है, आपको पता है ब्लड में आयरन होता है, और जो पोल्स हैं वो मैग्नेट फील्ड्स हैं। तो कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ न मुंह करके भोजन करा जाता है, न पकाया जाता है। गांव में भी आज तक अंगीठी चूल्हे वो कभी नहीं करते। ये बड़ा ही लॉजिक है। कहते हैं कि उधर जब पकता भी है तो जहरीली अवस्था हो जाती है उसकी। जी जी जी। तो ये छोटी छोटी चीजें जिससे हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। रघुश्री जी, बहुत सारी बातें आपसे चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें नई जानने को मिली हैं, लेकिन बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि आपके पास में एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ रखी है, इस पर कुछ आपने अपना वर्क किया है। ये दिखाएं कि ये क्या चीज़ है और किस तरह की कारीगरी इस कपड़े में आपने की है। देखिए, हम जैसे मैंने आपको कहा, मैंने अपनी एक सस्टेनेबल ब्रांड चालू की, जब पता पड़ा तो मैंने ये कटवर्क होता है, राजस्थान का बाड़मेर का कटवर्क है। अच्छा। ये जो कपड़ा है ये भागलपुर का है, लिनिन कपड़ा है और भागलपुर से आता है, हैंडलूम से बनता है। ये काम राजस्थान का है, जिसको मैंने आपको कहा था कि समावेश भारतवर्ष की कलाओं का। ये कटवर्क है, ये बाड़मेर का है, ये मिरर वर्क राजस्थान का है। अच्छा। तो इन तीन कलाओं के संगम को मिलाकर एक समावेश करके, ये देखिए ट्राइबल जो आपने देखी होगी, जो ट्राइबल वो अपने लहंगों में लगाते हैं, तो ये चौथा है। तो ये पूरे पीस को एक बनाया गया, और ये जो बॉडी कट है ये ग्लोबल है। आज की जो नारी पहनना चाहती है, ये विदेश में भी चलता है, ये राजस्थान में भी चलेगा और ये ऑस्ट्रेलिया में भी चलेगा। तो ये उस तरह का एक समावेश है। इसी तरह के डिजाइनों को रंग रूप देते हुए हम ग्लोबलाइज कर पाएंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने ये प्रोडक्ट बनाया है और बहुत दिखने भी बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल से हर महिला, हर लड़की को ये पसंद जरूर आएगा। जी जी जी। तो रघुश्री जी, किस तरह से जो लोग कारीगर हैं और जिस तरह से उनका काम आगे बढ़ रहा है, एक आम जनता को जोड़ने के लिए इन सब चीज़ों से आप क्या कोई नई योजना बना रही हैं, या कि आम व्यक्ति को भी इसमें जोड़ा जा सके? हाँ, देखिए, हमने क्या किया है कि इंटर्नशिप खोली हुई है जी, तो जिसमें बच्चे आते हैं और हमने कुछ एनजीओ से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो वो एनजीओज ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनें डाल रखी हैं, और जो आपने देखा होगा हाथ का कांथा है, उस तरह का काम उनको घर में दे सकते हैं, ताकि वो अपने परिवार और बच्चों से भी ना अलग हो पाए, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी होती है। और लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया एक फिक्स्ड एरिया है। जैसे जयपुर में आप देखेंगे 4-5 इंडस्ट्रियल एरिया, कोई सीतापुरा, मालवीय नगर, 22 गोदाम, इस तरह के रीको के इंडस्ट्रियल एरिया है, पर वहां पे ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। तो महिलाएं तो आ नहीं सकती हैं, और एक फैक्ट्री के लिए वहां देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस बीच में बहुत सारे एनजीओ जुड़ रहे हैं, कुछ बीच में मिडिल मैन जो कारीगरों को जोड़ते हैं वो आते हैं, हमसे काम ले जाते हैं और वो काम करवा के हमें वापस ला कर देते हैं। तो इससे कुछ काम ग्रामीण की तरफ जा रहा है, और बहुत सारा काम होता है जो हम इस तरह का बाहर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज वहाँ घर में जब काम करेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज की एक बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं उसकी अंदर कॉस्ट ड्रिवन देना बहुत जरूरी है। तो हम इस तरह का काम करते हैं, और कई बार हम कुछ महिलाओं को बुलाते हैं जिनको हम लॉजिस्टिक्स देती है फैक्ट्री, वो सुबह आते हैं उस क्षेत्र से, काम करते हैं और शाम को वो उनको बस छोड़ के आती हैं। पर कोई सरकार का नहीं है, ये प्राइवेट लेवल पे। तो सरकार भी अगर इंडस्ट्रियल एरियाओं के पास ग्रामीण क्षेत्र का रेजिडेंशियल एरिया भी बनाए और वहाँ पे कुछ लोगों को आके नया करे, तो देखिए घरौंदा दे, तो ये बहुत जुड़ेगा, क्योंकि ये एक अभी भी एक थोड़ा सा गैप है इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ग्रामीण क्षेत्र का जुड़ना। जी 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 जी। आपने जिस तरह से लोगों को जोड़ने की पहल की है, इसमें एक वर्ग है महिलाओं का वर्ग, जो अपने आप में एक दक्ष कारीगर मानी जाती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, या फिर गांव की एक महिला हो, वो अपने काम में दक्ष है। अब ऐसी महिलाएं जो इस तरह का कार्य कर रही हैं, जो हस्तशिल्प बना रही हैं या हथकरघा में काम कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को जोड़ने के लिए कोई योजना है?
हाँ जी, ऐसी महिलाओं को जोड़ने के लिए हमने एक लास्ट ईयर भी किया था जयपुर आर्ट फेयर। वैसे हमारे जो एक्सपोर्टर एसोसिएशन है इस तरह के छोटे छोटे एग्जीबिशंस लगाती रहती हैं जहाँ पे हम लोग इनको फ्री स्टॉल्स देते हैं, ये आते हैं अपना काम रखते हैं और वहाँ पर हम इनसे बल्क बाइंग करते हैं। बल्क बाइंग से मतलब है कि वो आई वो क्योंकि हर बार तो आ नहीं पाते हैं, ये कुछ क्लस्टर में आते हैं, कुछ समय से आते हैं, तो जब इस तरह की चीजें होती हैं हम बल्क बाइंग करके इनसे ले लेते हैं, इनका कांटेक्ट ले लेते हैं और फिर हमारे खुद के आदमी वहां जाकर इनसे काम करवा लाते हैं। तो इस तरह का जो हमने जैसे गांधी मेला लगता है जवाहर कला केंद्र में, ऐसे कई मेले लगते हैं, तो इन मेलाओं में हम जाकर इनसे मिलते हैं और इनसे हम एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और इस बीच में एक जरिए देखिए जरिया जरूर होता है मिडलमैन का, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरर नहीं पहुंच पाता इन तक, तो इनको क्रिएट करने के लिए हम अपनी ही एक जुगाड़ व्यवस्था जिसे बोलते हैं कर रहे हैं। पर अभी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज होने में अभी थोड़ा सा अगर सरकार भी अपनी भूमिका जोड़े और इसमें कुछ तरह के प्लान ऑफ एक्शन लाए तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। जी 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 बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया बात कही रघुश्री जी। आज का जो यूथ है वो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, जबकि ऐसा माना जाता है कि पश्चिम में तो सूरज भी अस्त हो जाता है, तो पश्चिम की ओर भागना क्यों है। लेकिन फिर भी युवा भागता है पश्चिम, उसका जो आधुनिकीकरण है उसकी ओर आकर्षित होता है, उसको अपनाने की सोचता है। आपने ऐसे यूथ को अपनी भारतीय परंपरा से जोड़ने के लिए कुछ मुहिम चलाई है? हाँ जी, देखिए मैंने सबसे पहले कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मैंने मेरे घर पे ही चालू किया था। अच्छा। अब आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जहाँ जाते हैं हर लोग अपनी भाषा में ग्रीट करते हैं। जापान में जाएंगे तो वो कोनिचिवा बोलेंगे, और आप यहाँ स्पेन में जाएंगे तो ओला बोलेंगे, और अमेरिका में हाय, और इंग्लैंड में हेलो। तो हिंदुस्तान में भी एक नया कल्चर चला हाय। हमारे तो हाय तो नेगेटिव चीज के लिए बोलते हैं, तो जब घर में बच्चे आते हैं या कुछ आते हैं तो हम उनको बोलते हैं नमस्ते करें या प्रणाम करें, आप हाय और हेलो नहीं, क्योंकि हाय तो वैसे ही नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं। तो अगर हमारे घर में ही हम सबसे पहले एक दूसरे को नमस्ते, प्रणाम या अपने क्षेत्र की भाषा में बात करना चालू करें तो यहीं से बदलाव चालू होगा। तो पहले तो बोली में बदलाव लाएं, तो यहाँ से हमने चालू किया। उसके बाद में जो हमारे घर में वेशभूषा है जिससे हम जुड़ते हैं, तो होली दिवाली हमारे जो सांस्कृतिक धोती कुर्ते, अपने जो जैकेट्स होती हैं अगर है तो वो पहनते हैं बच्चे, तो उससे वो जुड़ते हैं। जी हाँ, अब देखिए पैंट शर्ट भी बहुत जरूरी है, बट जहाँ तक हम जुड़ते हैं इस तरह की चीजें लाते हैं, हैंडलूम लेकर की चीजें लाते हैं, उन्हें बताते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो आपको सिखाते हैं और वो ही संस्कृति से जोड़ते हैं। और बाकी आज आप देखिए स्कूल्स में भी इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए कि अपनी मातृभाषा में बच्चों को एक दूसरे को ग्रीट करना तो आना चाहिए। माँ बाप ही हाय हेलो सिखा रहे हैं, देखिए ना, वहीं से नेगेटिविटी जिसको हम बोलते हैं। पहले अपनी माता से प्रेम करें, अपने देश से जुड़े धागों से प्रेम करें। और मैं तो क्यों नहीं बोलूंगी कि क्यों नहीं, जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े सारे लोग होते हैं, बड़े सेलिब्रिटी सीईओज वगैरह होते हैं, इन सबको भी हमारी जो सांस्कृतिक परिभाषा में बोलते हैं कि परिधान हमारे देश का सिंबल है, तो उसे पहने। और मैंने जितनी बार साड़ी पहने हैं, फॉरेनर्स जब मिलते हैं वाओ ब्यूटीफुल, तो ये एक बड़ा सुंदर कॉम्प्लीमेंट है। तो क्यों नहीं वी फील प्राइड इन वेयरिंग आवर ओन इंडियन थिंग्स, मतलब, और अपनी भाषा और अपने परिधान को अपने बच्चों, आने वाली युवा पीढ़ियों तक दें। जी 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 जी। रघुश्री जी, देखा जाए तो हमारे जीवन में इतना सारा काम है कि हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा लेकिन काम खत्म नहीं होगा। तो आप इतने सारे काम में संलग्न हैं, बहुत सारे काम में जुटी हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ रही हैं। कभी रघुश्री जी को फ्री समय मिलता है, कुछ खाली समय मिलता है, तो खुद के लिए क्या करना चाहती हैं? जैसे एक आजकल एक शब्द है ना, मी टाइम, तो वो व्यक्तिगत समय जो है, मी टाइम है, उसमें रघुश्री जी क्या करना पसंद करती हैं? और इतना सारा काम करने की एनर्जी कहाँ से लाती है? देखिए दो चीजें हैं। पहले तो मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पॉजिटिविटी ही एक सकारात्मक ऊर्जा है और वही ईश्वरीय शक्ति है। तो पहला तो सुबह से ये चालू होता है, और छोटी बातों में और छोटी बातों से ना उलझना, ये आपको अपने आप को हर वक्त फोकस्ड रखना। छोटी बातें आएंगी, लोग नीचे भी उतारेंगे, खींचेंगे, तो दुनिया की बातों को इतना रूप न दे। जो हमारे शास्त्रों में लिखे है उस बातों पे जुड़े और पॉजिटिव बातें करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं भी बैठे तो परिचर्चा तो बहुत ही आसान है, बट
एक्चुअली सकारात्मक चर्चा करना, सत्संग जिसे पहले बड़े बोलते थे, हाँ, सत्संग हाँ, मतलब हाँ, क्या बिल्कुल हुआ कि सत का संग मतलब सही बात करना। तो जब आप अच्छे लोगों से जुड़ेंगे और अच्छी बातें करेंगे तो एक ऊर्जा बढ़ेगी। और मेरे हिसाब से मुझे तो मी टाइम को उल्टा कर दो, वी टाइम अच्छा लगता है। मुझे अकेले बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा। जब मैं मी टाइम सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि किसी से अच्छी चर्चा की जाए, कुछ बात पे बैठा जाए, बच्चों के साथ बैठा जाए, कुछ नहीं तो किताबों से जुड़ा जाए और इस तरह के काम किया जाए। तो मुझे तो वो कुछ मी टाइम, क्योंकि हम तो क्या है कि जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं और हिंदुस्तान में आप देखिए कि पहले कल्चर था कि ट्रेन में भी बैठे आदमी से रिश्तेदारी बना लेते थे हम। बिल्कुल, और अगर आप कहाँ जापान में जाकर देखें तो वहाँ पे इतना अकेलापन है कि लोग एक दूसरे को मतलब मुस्कुराहट भी नहीं देते हैं। और आज आप हिंदुस्तान में देखिए कि हम पड़ोस की दर्द को भी समझते हैं, तो इसे हमें चालू रखनी चाहिए। इस मी टाइम को, विदेशी थ्योरी को रद्द करके वी टाइम को रखना चाहिए। जी। जिस तरह से आपने मी टाइम को वी टाइम बनाया है, तो जब ये वी टाइम बनता है तो लोग जुड़ते हैं, एक समूह बन जाता है और कई लोगों से, नए लोगों से मिलना होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, कुछ नया क्रिएट होता है। गाँव में जब कभी आप जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें गांव की हुनरमंद महिलाओं की और पुरुषों की है, वहाँ का लोक संगीत कहीं आपको आकर्षित करता है? क्योंकि अलग अलग तरह का है तो राजस्थान, लेकिन जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे लोक संगीत में एक विविधता आती जाएगी। हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है। जो चंग ढफ होता है अपना होली के टाइम पे, उसकी अलग ही लय होती है और उसको आप सुनेंगे तो वो आज के जो आप रॉक बैंड सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो रॉक और ट्रांस म्यूजिक है सर की नसें को हिला देता है। मतलब आत्मा को संतुष्टि देने वाला जो गान होता है, जो संगीत होता है, वो जरूरी है। बांसुरी आप सुनेंगे तो कितनी आत्मा को शांति देती है। तो ज्ञान, मुझे लगता है संगीत भी ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम है, एक सकारात्मक एनर्जी और ऊर्जा है। तो गांव में आप जाके देखेंगे कि चंग डफ हुआ, कालबेलिया म्यूजिक हुआ, तो वो फोक डांसेस हुए, हमारे घूमर का राजस्थानी लोकप्रिय गीत हैं, कितने सुंदर और कितने सुंदर सुंदर हैं जो अपन मांगलिक कार्यक्रमों में सुनते हैं, गीत हैं। तो आज आप देखिए कि क्यों नहीं हम वापस राजस्थानी महिला संगीत में, राजस्थानी गानों पे वापस डांस करें और थोड़ा सा बॉलीवुड के गानों को अलग हटाकर और वापस लोकप्रियता अपने लोक नृत्यों को जोड़ें। तो आप देखिए क्यों नहीं एक अलग संस्कृति का उजागर होगा। बहुत बढ़िया आपने बात की, बहुत बढ़िया बात की। तो इतनी सारी बातें हो गई रघुश्री जी, और बहुत खूब आपने चीज़ें बताई हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आप जिस तरह की कारीगरी की आपने बात की, जिस तरह से आप हमारे ग्रामीण जगत के महिला पुरुषों को आगे बढ़ा रही हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत आगे आपको उपलब्धियां मिलने वाली हैं। लेकिन अब हम यहाँ से विदा लें उससे पहले जो हमारा यूथ है, जो युवा वर्ग है देश का, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को भी संभाल के रखे और अपने आगे आधुनिक जीवन को भी बनाए? संक्षिप्त में बताएं। देखिए, मैं युवा को यही बोलना चाहूँगी कि भारतवर्ष में तुम जन्मे हो तो इसकी धरोहर को संभाल के रखो, यही तुम्हारी आगे पहचान है। अपने देश से मत भागो, क्योंकि जो आपको आपके घर में सम्मान मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी माँ और अपनी माता का सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारा जो नाम पीछे जुड़ा है वो तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। बिल्कुल सही। और अपने परिवार का नाम को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में लेकर आओ। और दूसरा, कोई भी चीज कंपटीशन दूसरे से ना करके अपने आप की ऊर्जा से करो और अपने आप को अलग बनाओ। जैसे तुम्हारा अंगूठे का निशान अलग है, अपनी अलग पहचान बनाओ और प्रेम का सागर में एक दूसरे से अपने आप को जोड़ो। बहुत देर से प्रज्ञा एक टक आपको देखी जा रही है। प्रज्ञा, अब चलने का समय हो गया अभी। क्योंकि समय की सुइयां कह रही है बस अब रुक जाइए। बातें तो बहुत सारी करने का मन है, लेकिन समय की भी कुछ सीमाएं हैं। तो रघुश्री जी, आप आई अलबेलो राजस्थान में, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले रक्षाबंधन की, स्वतंत्रता दिवस की, गणेश चतुर्थी की आपको भी और दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार जी, और बहुत आनंदमय समय रहा आपके। जी।